कहानी की शुरुआत होती है 1823 में, जहां दिखाया जाता है कि एक जंगल में बहुत से लोग हैं जो जानवरों को मारकर उनकी खाल को बेचकर व्यापार करते हैं। और इसी समूह में एक आदमी होता है ह्यू ग्लास और उसका बेटा हॉक। ये सारे के सारे जब जंगल में होते हैं तो इन पर एक आदिवासी कबीला हमला कर देता है और इनके बहुत सारे लोगों को मार देता है। और ये आदिवासी कबीला इन पर हमला इसलिए करता है क्योंकि जो इस कबीले का सरदार है उसकी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया है और उन्हें ऐसा लगता है कि ये इन्हीं का काम है। अब इनके बहुत सारे लोगों को मार दिया गया है और अब ये सिर्फ 10 लोग बचे हैं और अब ये 10 लोग अपनी नाव में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है क्योंकि ये लोग जानते हैं कि ये पूरा जंगल इन्हीं आदिवासियों का है और नदी में चल रही नाव को कहीं ना कहीं से वे सब देख रहे हैं और वो कभी भी इन पर हमला कर सकते हैं। अब यहाँ किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तभी इस ग्रुप का हेड ग्लास से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। ग्लास कहता है कि हमें इस नाव को छोड़कर जमीन के रास्ते जाना चाहिए। लेकिन ग्लास की इस बात से इन्हीं के ग्रुप का एक आदमी इत्तेफाक नहीं रखता, जिसका नाम फिट्स है। वो कहता है कि अगर हम जमीन से जाएंगे तो वो लोग हमें जल्दी मार देंगे और जमीन का रास्ता बहुत लंबा है, उन्हें अपने घर जाने में कई हफ्ते लग जाएंगे। लेकिन वहाँ का हेड उन्हें कहता है कि इस इलाके को ग्लास अच्छी तरह से जानता है, इसलिए उन सब लोगों को घर ले जाने की जिम्मेवारी ग्लास की है। जैसा ग्लास कहेगा वैसा ही सबको मानना पड़ेगा। अब वे नाव से उतर जाते हैं और नाव को नदी में खुला छोड़ देते हैं ताकि वो नाव आदिवासियों को बहुत आगे जाकर मिले और तब तक वो लोग उनकी नज़रों से बहुत दूर चले जाएं। उतरने के बाद ये लोग अपनी सारी की सारी खालें पत्थरों के नीचे छुपा देते हैं ताकि भविष्य में दोबारा कभी इस जगह पर आएं तो इन्हें इनकी खालें वापस मिल जाएं। अब ये जंगल के रास्ते चलना शुरू करते हैं और यहाँ की एक और बहुत बड़ी समस्या ये है कि यहाँ की ठंड बहुत खतरनाक होती है और ठंड का मौसम आने वाला है। इनका रास्ता कई हफ्तों का है और इन्हें उस ठंड का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इनके पास अब कोई और चारा नहीं है, इसलिए सब उस ठंड का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और अब ये सारे के सारे उस घने जंगल के रास्ते चलना शुरू करते हैं। रात होती है और सब जंगल में सो जाते हैं और अगली सुबह ये दिखाते हैं कि इनकी नाव छोड़ने का जो फैसला था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि आदिवासी इनकी नाव तक पहुंच जाते हैं और आदिवासी देखते हैं कि नाव में कोई नहीं है और समझ जाते हैं कि ये लोग पैदल जंगल के रास्ते घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उन्हीं आदिवासियों में से एक आदिवासी बोलता है कि उनके पैरों के निशान हमें उत्तर की तरफ जाते हुए मिले हैं। और सारे आदिवासी ये फैसला करते हैं कि सब उनके पीछे उत्तर की तरफ जाएंगे। अब आदिवासी उनके पीछे हैं जो उन्हें मारना चाहते हैं और ये लगातार उत्तर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। पूरा दिन पैदल चलने के बाद रात को ये एक जगह अपना डेरा जमा लेते हैं और अगली सुबह ग्लास सबसे पहले उठ जाता है और बंदूक उठाकर जंगल में टहलने चला जाता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई है और ग्लास एकदम सतर्क हो जाता है और तभी उसे अपने सामने भालू के बच्चे नजर आते हैं। इससे पहले कि ग्लास वहां से निकल पाता, भालू उस पर हमला कर देता है। दोस्तों, किसी भी फिल्म में जानवरों का मनुष्य पर हमला करने का आज तक का ये सबसे असली लगने वाला सीन है। यकीन मानिए यह सीन दिल दहला देने वाला है। ग्लास की बंदूक गिर जाती है और भालू से बुरी तरह जख्मी कर देता है। ग्लास बुरी तरह जख्मी हो चुका है, भालू उससे थोड़ा दूर जाता है और ग्लास बड़ी मुश्किल से अपनी बंदूक उठा लेता है। भालू उस पर दोबारा हमला करता है, लेकिन इस बार हमला करने से पहले ग्लास उसे गोली मार देता है। लेकिन भालू बहुत शक्तिशाली है, इसलिए उस पर गोली का असर नहीं होता और अब वो ग्लास को लगभग अधमरा कर देता है और एक बार फिर भालू ग्लास से दूर चला जाता है। इस बार ग्लास बड़ी हिम्मत करके चाकू उठा लेता है।
हालांकि भालू भी लड़खड़ा चुका है, लेकिन वो तीसरी बार फिर ग्लास पर हमला करता है और इस बार ग्लास उस पर चाकू से हमला करता है और भालू को बुरी तरह घायल कर देता है और वो दोनों लुढ़कते हुए एक ढलान से नीचे गिर जाते हैं। भालू ग्लास के ऊपर गिर जाता है। भालू मर चुका है और ग्लास भी लगभग मर चुका है, क्योंकि भालू ने ग्लास के गले को बुरी तरह फाड़ दिया होता है और उसे बहुत गहरे गहरे घाव दिए और वो दर्द से कराह रहा होता है। तभी उसके साथी उसे ढूंढते हुए वहां आते हैं और देखते हैं कि भालू उसके ऊपर गिरा हुआ है। वे भालू को उसके ऊपर से हटाते हैं और ग्लास को अपने साथ ले जाते हैं। अब उनमें से एक आदमी ग्लास के घाव को सीलना शुरू करता है। उसका गला पूरी तरह से फट चुका है, बहुत गहरे गहरे घाव हैं। उसका पैर भी टूट चुका है, यानी कि वो चल भी नहीं सकता। और उन लोगों का ये मानना है कि ये 1 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि जो आदिवासी इन लोगों को मारना चाहते थे, उनके पास इन लोगों की बहुत सारी खालें होती हैं और ये आदिवासी कुछ लोगों से इन खालों के बदले बंदूक और घोड़े ले लेते हैं। पहले ये आदिवासी इन लोगों पर तीर और कमान से हमला करते थे, लेकिन अब इनके पास घोड़े हैं और बंदूकें हैं और अब इन लोगों की जान को और भी ज्यादा खतरा है। यहाँ से 9 लोग ग्लास के लिए लकड़ी का स्ट्रेचर बनाते हैं। वो ग्लास को उसके ऊपर रखते हैं और आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन आगे पूरा रास्ता चढ़ाई का है और ग्लास को लेकर उस रास्ते पर चढ़ना लगभग नामुमकिन है। तभी इन लोगों का हेड कहता है कि ग्लास के मुंह पर कपड़ा रखो। वह ग्लास को गोली मारने वाला होता है, क्योंकि उसे लगता है कि ग्लास अब नहीं बचेगा और वह तड़प रहा होता है और उसको यहाँ से बाहर ले जाना लगभग नामुमकिन है। तभी ग्लास का बेटा कहता है कि ऐसा मत करो और हेड को उस पर दया आ जाती है, क्योंकि ग्लास की वजह से ही ये सब लोग अब तक जिंदा हैं। और वो अपने लोगों को कहता है कि जो भी यहाँ ग्लास के साथ रुकेगा उसे रॉकी फाउंटेन कंपनी की तरफ से $70 दिए जाएंगे, क्योंकि ग्लास ने इन सब की मदद की होती है और वो चाहते हैं कि ग्लास को एक नेचुरल डेथ मिले और जब ग्लास मर जाए तो ये लोग भी उसका अंतिम संस्कार करके वापस आ जाएं। तब ग्लास का बेटा हॉक, फिट्स और एक और आदमी यहाँ रुक जाते हैं। हालांकि फिट्स को सिर्फ इनाम से मतलब था। अब ये 3 और ग्लास यहाँ रुक जाते हैं और फिट्स को लगता है कि ग्लास 2 या 3 दिन में मर जाएगा, लेकिन ग्लास जिंदा रहता है। अब एक शाम ग्लास अकेला रहता है तो फिट्स उसके पास आता है और कहता है कि तुम मरते क्यों नहीं? तुम्हारी वजह से हम सबकी जान चली जाएगी और तुम अपनी जान देकर अपने बेटे की और हम सबकी जिंदगी बचा सकते हो, क्योंकि आदिवासी अगर यहाँ आ गए तो वो हम सबको मार देंगे। और अब मैं तुम्हारी नाक और मुंह बंद करने वाला हूँ। अपनी आंखें बंद करो और मुझे यह करने की अनुमति दो। लेकिन ग्लास अपनी आंखें बंद नहीं करता। फिट्स कहता है कि तुम्हें अपनी आंख बंद करने की कोई जरूरत नहीं है और वह उसकी नाक और मुंह को बंद कर देता है। तभी ग्लास का बेटा वहां आ जाता है और वो फिट्स को बंदूक के पिछले हिस्से से जोर से मारता है और फिट्स बहुत दूर जाकर गिरता है। फिट्स उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था, लेकिन उसका बेटा उस पर बंदूक तान देता है। फिट्स उससे बंदूक छीन लेता है और उसके पास एक चाकू होता है जिससे वो ग्लास के बेटे को मार देता है। ग्लास का गला पूरी तरह से कटा होता है, इसलिए वो चिल्ला भी नहीं पाता। वो सिर्फ अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखता है। फिट्स उसके बेटे की लाश को ढलान के पीछे छुपा देता है ताकि जब वह तीसरा आदमी आए तो उसे इसका पता ना लगे। उस तीसरे आदमी का नाम ब्रीजर है और जब वह ब्रीजर वहां आता है तो ग्लास उसे नहीं बता पाता कि इसने उसके बेटे को मारा है, क्योंकि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल सकती। अब रात होती है, फिट्स और ब्रीजर सो जाते हैं और सुबह फिट्स ब्रीजर के कान में कहता है कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर 20 आदिवासी हैं और वो इसी तरफ आ रहे हैं। इसी बात से ब्रीजर डर जाता है और वो कहता है कि हॉक कहाँ है? फिट्स कहता है कि अगर वो जिंदा हुआ तो हमें ढूंढ लेगा। और इसके बाद फिट्स ग्लास को बुरी तरह से
घसीटता हुआ एक गड्ढे के अंदर डाल देता है और उसके ऊपर मिट्टी डालने लगता है। तभी ब्रीजर उसे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। फिट्स कहता है कि आज नहीं तो कल ये मर ही जाएगा, और जैसा कि हमने वादा किया था कि हम इसका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से करेंगे, मैं वही कर रहा हूँ। फिट्स उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डालकर वहाँ से जाने लगता है और ब्रीजर को कहता है कि तुम भी यहाँ से जल्दी चलो। हालांकि ब्रीजर वहाँ से नहीं जाना चाहता था, पर उसे अपनी जान का खतरा था, इसलिए वो ग्लास के ऊपर अपनी बोतल रखकर वहाँ से चला जाता है। ब्रीजर को नहीं पता था कि फिट्स झूठ बोल रहा है, क्योंकि आसपास कोई आदिवासी नहीं थे और अब यहाँ पर ग्लास अकेला है। वो तड़प रहा है और मरने वाला है। फिट्स उसे दफना कर गया था। वो वहाँ बहुत देर तक अधमरी हालत में लेटा रहता है और फिर वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाता है और रगड़ता हुआ वहाँ जाता है जहाँ उसके बेटे की लाश है, और वो अपने बेटे की लाश के ऊपर सर रखकर बहुत देर तक लेटा रहता है। फिर उसे भूख लगती है और वो रगड़ता हुआ एक जगह पर जाता है जहाँ पर मछली का एक कंकाल पड़ा हुआ होता है। वो उससे एक हड्डी तोड़ता है, उसमें कुछ सूखा मांस होता है। वो उसे खाता है और फिर वो रगड़ता हुआ घिसड़ता हुआ एक पहाड़ी के छोर तक जाता है और वो देखता है कि नीचे एक नदी है। बड़ी मुश्किल से वो रगड़ता हुआ उसी नदी के किनारे पहुंच जाता है, और जब वो पानी पीता है तो पानी उसकी गर्दन से निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका गला कटा हुआ होता है। अब ग्लास के पास कुछ बारूद होता है आग जलाने के लिए, तो वह उस बारूद को अपने गले पर डाल लेता है जहां घाव होता है, और वो एक चिंगारी से उस बारूद में आग लगा देता है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उस आग से उसका घाव बंद हो जाए, और जैसे ही उसमें आग लगती है उसे बहुत दर्द होता है और ग्लास बेहोश हो जाता है। इसके बाद ग्लास कई दिनों तक उसी नदी के किनारे रहता है। वह पानी पीकर घास खाकर अपने आप को जिंदा रखता है, और एक दिन वो आदिवासी उसी नदी के किनारे आ जाते हैं, और इससे पहले कि वो ग्लास को मार पाते, ग्लास नदी में कूद जाता है और वो तैरता हुआ बहता हुआ एक दूसरे किनारे पर निकलता है। और अब ग्लास इसी नदी के किनारे कुछ दिन तक रहता है। अब उसे काफी दिन हो चुके हैं, उसके घाव भी भर चुके हैं, और वो लकड़ी के सहारे थोड़ा थोड़ा चल भी सकता है। हालांकि नदी के किनारे होने के कारण उसके पास पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन खाना उसे अभी भी भरपेट नहीं मिल पाता। कभी कभी वह मछली पकड़ लेता है, जिससे वह अपने आप को जिंदा रख पाता है। अब एक रात को जब वो सो रहा होता है तो उसे आग की कुछ लपटें दिखती हैं। जब वो उस तरफ जाता है तो वहां पर एक आदमी ने बहुत बड़ा शिकार किया होता है और वो उसे खा रहा होता है, और जैसे ही वो ग्लास को देखता है वह अपना तीर और कमान उसकी तरफ तान देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि ग्लास कहता है कि मुझे खाना चाहिए। हालांकि वह बोल तो नहीं पाता, लेकिन इशारे से उसे समझाता है कि मुझे खाना चाहिए, और मेरी जो ये हालत है एक जंगली भालू ने की है, और मेरे लोगों ने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया है। उन्होंने मेरे बेटे को भी मार दिया, और ये जो आदमी होता है इसके भी पूरे परिवार को गांव के लोगों ने मार दिया होता है। वो उसे खाना देता है, कहता है कि तुम मेरे साथ ट्रैवल कर सकते हो, और इसके बाद वो दोनों आगे का सफर तय करते हैं। और इस आदमी के पास एक घोड़ा भी होता है, इसलिए इनका सफर आसान हो जाता है। वहीं दूसरी ओर फिट्स और ब्रीजर जब रास्ते में जा रहे होते हैं तो ब्रीजर को पता लगता है कि फिट्स झूठ बोल रहा था, वहां कोई आदिवासी नहीं था। ब्रीजर इस बात का विद्रोह करता है, लेकिन फिट्स उसे अपनी बातों में उलझाकर अपने साथ आगे का सफर तय करने ले जाता है। और जब वह आगे जाते हैं तो वह लोग एक गांव से गुजरते हैं, जिस गांव को पूरी तरह से तबाह कर दिया होता है। वहां के सारे लोगों को मार दिया होता है, और तभी उन्हें वहां 2 घोड़े मिल जाते हैं, और उन घोड़ों पर सवार होकर वो वहां पहुंच जाते हैं जहां उन्हें पहुंचना था। लेकिन फिट्स उस जगह पर पहुंचने से पहले ब्रीजर से कहता है कि उन लोगों को सच मत बताना, वरना वो लोग उन्हें सूली पर चढ़ा देंगे। इसके बाद फिट्स और ब्रीजर हेड के पास जाते हैं। दरअसल हेड और उसकी टीम यहाँ पहले ही पहुंच चुकी थी। जब वो हेड के पास जाते हैं तो हेड उन्हें वादे के मुताबिक इनाम देता है,
लेकिन ब्रीजर पैसे लिए बिना वहां से चला जाता है। फिट्स कहता है कि सफर में जो कुछ भी हुआ उससे ब्रीजर सदमे में है, इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रहा है, और वो उसके इनाम को भी ले लेता है और वहां से बाहर निकल जाता है। दरअसल ब्रीजर को कहीं ना कहीं एक गिल्ट होता है कि उसने जो काम किया था वो गलत था। वहां दूसरी तरफ ग्लास उस आदमी के साथ बर्फ में अपना सफर तय कर रहा होता है। तभी बर्फ का तूफान शुरू हो जाता है। ग्लास बीमार है, उसके घाव सड़ रहे हैं, इस वजह से वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वह आदमी ग्लास के लिए लकड़ी का एक छोटा सा झोपड़ा बनाता है और ग्लास के सारे कपड़े उतार कर उसे उसके अंदर रख देता है और उसे चारों तरफ से ढककर सामने आग जला देता है ताकि उसको गर्मी मिल सके। और ग्लास जब सुबह उठता है तो देखता है कि वो आदमी कहीं नहीं होता, और जब वो थोड़ा आगे जाता है तो देखता है उस आदमी को किसी ने फांसी पर लटका दिया होता है। ये फ्रांसीसी लोगों का काम होता है। अब ग्लास उनके घोड़ों तक पहुंचता है। वहां एक फ्रांसीसी एक लड़की के साथ रेप कर रहा होता है। ग्लास उस लड़की को उस आदमी से बचाता है और अपने घोड़े को लेकर कुछ लोगों को गोली मारकर वहां से निकल जाता है। वहां से जाने के बाद ग्लास अपनी रात एक पेड़ के नीचे गुजारता है, और जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि वो आदिवासी उस तक पहुंचने वाले हैं, और वो 2 आदिवासियों को गोली मारता है और घोड़े पर बैठकर भाग जाता है। लेकिन अब उन आदिवासियों के पास भी घोड़े हैं, और अब वो उन घोड़ों के साथ उनका पीछा करते हैं। और सामने एक पहाड़ होता है, नीचे खाई होती है, लेकिन ग्लास अब रुक नहीं सकता, क्योंकि वह रुकेगा तो वो लोग उसे गोली मार देंगे। इसलिए ग्लास उस घोड़े के साथ उस खाई से गिर जाता है और नीचे एक पेड़ से टकराता हुआ सीधा बर्फ में गिरता है। घोड़ा गिरने से मर जाता है, लेकिन ग्लास अभी भी जिंदा है, पर उसका ठंड से बुरा हाल है। इसलिए वो उस घोड़े के पेट को काट देता है और सारा मांस बाहर निकालकर उस घोड़े के पेट के अंदर सो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर वह बाहर रहा तो ठंड से मर जाएगा। वह किसी तरह पूरी रात उस घोड़े के पेट के अंदर गुजारता है और अगली सुबह उठता है और अपना आगे का सफर तय करता है। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि जहां पर ग्लास को पहुंचना है, जहां पर फिट्स, ब्रीजर और बाकी के सब लोग पहुंच चुके हैं, वहां एक फ्रेंच सर्वाइवर आता है और वहां के लोगों से आसरा मांगता है। बदले में वे लोग उससे पैसे मांगते हैं। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते। वो उन लोगों को कुछ पैसे और एक बोतल देता है। यह वही बोतल होती है जो ब्रीजर ग्लास के ऊपर छोड़ आया था, और ब्रीजर को ये लगता है कि ग्लास तो मर गया होगा, लेकिन उसका बेटा हॉक शायद जिंदा है। वो उस आदमी से कहता है कि ये तुम्हें कहाँ मिली। वो कहता है कि यहाँ से 30 मील दूर किसी आदमी की गिर गई थी, मैंने उठा ली। और अब ब्रीजर और कुछ लोग हॉक को ढूंढने जाते हैं, क्योंकि ब्रीजर को नहीं पता था कि फिट्स ने उसे मार दिया है। लेकिन फिट्स समझ जाता है कि हो ना हो ग्लास अभी भी जिंदा है। और अब हेड, ब्रीजर और कुछ लोग वहां जाते हैं जहां यह बोतल मिली थी, और जब वो वहां पहुंचते हैं तो उन्हें वहां ग्लास मिलता है, और ग्लास को देखकर हेड शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ब्रीजर और फिट्स ने बोला था कि ग्लास मर चुका है। और ग्लास को देखते ही हेड कहता है कि ब्रीजर को अरेस्ट कर लो, और गुस्से में कैंप आता है और फिट्स को ढूंढता है, लेकिन फिट्स उसे वहां नहीं मिलता। और जब हेड अपने कमरे में आता है तो देखता है कि फिट्स तिजोरी से सारा पैसा लेकर भाग गया। और अब हेड ये तय करता है कि फिट्स को पकड़ने के लिए मैं जाऊंगा, क्योंकि उसने ग्लास के बेटे को मारा है। तब ग्लास उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, और वो उसे कहता है कि ब्रीजर को माफ कर दो, क्योंकि उसे हॉक के बारे में कुछ नहीं पता। फिट्स ने उसे भी झूठ बोला था। और अब ग्लास और हेड फिट्स की तलाश में निकल पड़ते हैं। दरअसल वो उसके घोड़े के पैरों के निशानों को फॉलो कर रहे होते हैं। बहुत आगे जाने के बाद उसके घोड़ों के पैरों के निशान खत्म हो जाते हैं, और वहां से उन दोनों को अलग होना पड़ता है। जब हेड उसे ढूंढ रहा होता है तो फिट्स एक बड़े से पत्थर के पीछे से निकलता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। हेड उसे कहता है कि तुम पर खून का इल्जाम है, तुम मेरे साथ वापस चलो, लेकिन वो नहीं मानता और वहां पर वो हेड को गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर वहां पर ग्लास आता है। वो देखता है कि वहां पर हेड की लाश पड़ी है
और इसके बाद ग्लास एक पेड़ की बहुत बड़ी टहनी तोड़ता है और उसे हेड की पीठ पर लगा देता है ताकि उसकी पीठ सीधी हो जाए, और उसे घोड़े पर बैठा देता है और खुद पीछे वाले घोड़े पर लाश की तरह लेट जाता है ताकि फिट्स को यह लगे कि आगे ग्लास है और पीछे जो लाश है वो हेड है। और होता भी ऐसा ही है। फिट्स को यही लगता है कि आगे जो बैठा है वो ग्लास है और पीछे हेड की लाश है, और वह आगे वाले आदमी पर गोली चला देता है और गोली लगते ही वह गिर जाता है। फिट्स को लगता है कि ग्लास भी अब मर चुका है और वह धीरे धीरे लाश की तरफ आता है, और जब वह उस जगह पर पहुंचता है और लाश को पलटता है जिसे वह ग्लास समझ रहा होता है, तो वह देखता है कि वो हेड होता है। तभी ग्लास पीछे वाले घोड़े से उतरकर उस पर गोलियां चला देता है और एक गोली फिट्स के कंधे पर लग जाती है, लेकिन वह वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और ग्लास उसका पीछा करता है, और पीछा करते करते वह एक नदी के किनारे पहुंच जाता है जहां पर उन दोनों की बहुत लड़ाई होती है और वो दोनों भी जख्मी हो जाते हैं। और तभी ये दिखाते हैं कि नदी के उस पार वही आदिवासी आ जाते हैं जो इन लोगों को मारना चाहते हैं, और जब ग्लास फिट्स को मारने ही वाला होता है तभी उसे उस आदमी की याद आती है जिसने उसे खाने के लिए मांस दिया था और जो उसे घोड़े पर बैठाकर अपने साथ ले गया था। उसने एक बार ग्लास को कहा था कि प्रतिशोध लेना तो भगवान के हाथ होता है, इंसान के नहीं, और ग्लास उसे नदी में छोड़ देता है। नदी में बहते हुए फिट्स दूसरी तरफ पहुंच जाता है जहां वो आदिवासी उसे पकड़कर मार देते हैं। इसके बाद वो नदी पार करके ग्लास के पास आते हैं, पर उसे नहीं मारते हैं क्योंकि उन्हें उनकी बेटी मिल गई होती है, और ये वही लड़की होती है जिसका रेप होते हुए एक बार ग्लास ने उसे बचाया था। इसलिए वो ग्लास को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, और अंत में ये दिखाते हैं कि ग्लास बहुत जख्मी है और उसे उसकी बीवी की आत्मा दिखाई देती है। ग्लास की आंख में आंसू होते हैं और उसकी सांसें बहुत तेज चल रही होती हैं। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, अटूट इच्छा शक्ति और कड़ी हिम्मत के बल पर दुनिया में हर रोज नए हीरो का जन्म होता है। आप इस मूवी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।